नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह टीवी और मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोग ही तलाश करते रहते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। इसी तलाश में हम आ पहुंचे हैं राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के ऑफिस में, जो कि हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की और इस पार्टी का निर्माण करने का क्या उद्देश्य है, क्या सिद्धांत है इस पार्टी के। सर, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपने जो राष्ट्रीय निर्माण पार्टी, जितना अच्छा नाम है आपकी पार्टी का, इसकी शुरुआत आपने कब की और आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन प्रेरणा स्रोत हैं आपके? देखिए, ये पार्टी का निर्माण तो ठाकुर विक्रम सिंह जी हैं, जो कि बहुत बड़े समाज सेवक हैं और जो ऐसे लोग जो कि समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं उनको सहायता करते रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं उनकी सहायता करते हैं, उनके द्वारा की गई थी। मैं इस पार्टी के साथ 2017 में जुड़ा हूँ और 2017 के बाद जो है इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। राष्ट्रमान पार्टी, जैसा कि नाम है कि राष्ट्र का निर्माण करना, तो हमारे लिए राष्ट्रहित जो है सर्वप्रमुख है या सर्वप्रथम है। आपने देखा होगा बहुत सी पार्टियां हैं, वो प्रायः राष्ट्रहित के जो मुद्दे होते हैं उनके साथ समझौता करती रहती हैं। किस कारण से? कि कुछ वोट मिल जाए उनको, जातिवाद की राजनीति करेंगे, क्षेत्रवाद की राजनीति करेंगे, सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे। जितनी पार्टियां आप देखोगे वो सारी पार्टियां इसी ढंग की राजनीति कर रही हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जब जातिवाद की राजनीति करते हैं, आप किसी क्षेत्र विशेष की राजनीति करते हैं, तो समाज में, राष्ट्र में विघटन पैदा होता है। डॉक्टर आनंद कुमार आईपीएस भी रहे हैं और अभी राष्ट्रीय निर्माण पार्टी चला रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये राष्ट्रीय निर्माण पार्टी और पार्टियों से अलग कैसे रहेगी और आपने कैसे राजनीति में कदम रखा, क्या सोचा था, क्या लगा आपको? देखिए, आईपीएस में रहते हुए मैंने देश की विभिन्न समस्याओं के बारे में मुझे निकट से देखने का, समझने का मौका मिला और उस समय मैंने रियलाइज किया कि राजनीतिक पार्टियां प्रायः राष्ट्र के जो हित हैं उनके साथ समझौता कर लेती हैं और वहाँ पर यह भी देखने का मौका मिला कि किस ढंग से राष्ट्र हित के जो मुद्दे हैं या राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, जो कि पार्टियां प्राय नहीं करती हैं जी। उनके लिए राष्ट्र हित से पहले वोट का मुद्दा पहले होता है कि वोट उनको कैसे मिले और यहीं से ये चिंतन चालू हुआ कि ये काम जो है हमें करना चाहिए, क्योंकि हमने देश की समस्याओं को, मैं अपनी पोस्टिंग के दौरान अनेक प्रदेशों में मैंने काम किया है। नॉर्थ ईस्ट में काम किया, वेस्ट बंगाल में काम किया, दिल्ली में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया, तो अनेक प्रदेशों में मैंने काम किया है और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको निकट से देखा है। लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान नहीं हो पाता, भ्रष्टाचार के कारण से या दूसरे कारण से, वो मैंने बहुत निकट से देखा है और उसको मैंने अनुभव किया है। इसलिए ये मन बना कि कुछ ऐसा किया जाए कि उस सिस्टम में जाया जाए और सिस्टम में जा करके उसको सुधारने का प्रयास किया जाए। डॉक्टर आनंद कुमार जी, आप आईपीएस रहे हैं, पूरे देश में आपने समस्याएं देखी हैं, पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियां हैं, आपने राष्ट्रीय निर्माण पार्टी ही क्यों चुनी? हाँ, ये ठीक है कि पार्टियां बहुत हैं जी, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत पार्टियां हैं, पर जितनी पार्टियां हैं देखो, वो प्रायः या तो सांप्रदायिकता की राजनीति करती हैं या जातिवाद की राजनीति करती हैं या आरक्षण की राजनीति करती हैं, मतलब समाज में विघटन पैदा करके एक किसी ग्रुप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। आरक्षण का भी यही मुद्दा है और इन सब के पीछे होता क्या है? सबके पीछे यह है कि बिना काम किए
बिना मेहनत किए आप कैसे वोट कबाड़ सकते हैं, वो एक तरीका जो है लोगों ने ढूंढा हुआ है। और वो तरीका ये है कि सब इसको आरक्षण दे दो, उसको आरक्षण दे दो, काम कुछ न करना पड़े। धरातल पर बिना कुछ काम किए आप समाज में विघटन पैदा करते हो। एक वर्ग आपके साथ हो जाता है, दूसरा वर्ग आपका विरोधी हो जाता है, परंतु आपको लगता है कि एक वर्ग आपके साथ है। तो इस ढंग से जो ये तरीका चल रहा है, जितनी पार्टियां, आम आदमी पार्टी की बात देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हैं, लोगों को बहुत आशाएं थी उनसे, उन्होंने बड़े वायदे भी किए, परंतु आने के बाद क्या किया? आने के बाद वो सांप्रदायिकता की खुली राजनीति कर रहे हैं, या मैं कहूं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उसमें साथ में मुफ्तखोरी का कुछ साथ में जोड़ दिया और उसके आधार पर उनको वोट मिलने शुरू हो गए। तो ये जो तरीका है, अब इस तरीके से आप एक वर्ग को तो अपने साथ जोड़ लेते हो, परंतु समाज में विघटन तो पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना पैदा होती है। वो कहते हैं नहीं साहब, ये हमारे कारण से नहीं है, ये दूसरों के कारण से। अरे भाई, सांप्रदायिकता की राजनीति आप कर रहे हो, फिर आरोप दूसरों के ऊपर लगा रहे हो। जब आप सांप्रदायिकता की राजनीति करते हो तो उसे आप सेकुलरिज्म कहते हो, धर्मनिरपेक्षता बताते हो। तो ये जो तरीका चल रहा है, उस तरीके को बदलने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने जो नाम भी रखा है राष्ट्र निर्माण, का राष्ट्र का जिस ढंग से निर्माण हो, एक वर्ग की बात नहीं कर रहे, पूरे राष्ट्र का निर्माण, एक समुदाय की बात नहीं कर रहे। और इसमें हम सबको समानता के आधार पर काम, अवसर या काम देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कि आप छात्रवृत्ति देते हो जी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जी, अब आप उसमें जो है आपने क्राइटेरिया बना रखा है कि जो माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं, उनको आप दे दोगे, या SC ST के जो बच्चे हैं उनको दे दोगे। तो भी और कहाँ जाएंगे? यदि और लोग गरीब हैं तो क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बनाते कि जो भी गरीब है सबको स्कॉलरशिप दे दी जाए। तो समाज में जो एक दूसरे के प्रति दुर्भावना की बात होती है, विघटन की बात होती है, घृणा की बात होती है, वो नहीं होगी। तो आप इस ढंग की राजनीति करके समाज में घृणा पैदा कर रहे हो, सांप्रदायिकता को पैदा कर रहे हो, और फिर आप अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हो। डॉक्टर साहब, अगर राष्ट्र निर्माण पार्टी सत्ता में आती है, जिस तरीके से अभी आपने बात की, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, क्या राष्ट्र निर्माण पार्टी फॉलो करेगी? हाँ, हमारा जो चिंतन है वो ये कि हम इस ढंग की पॉलिसीज लाएंगे जिसमें कि अधिक से अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सके। और ऐसा नहीं है, रोजगार मिल सकता है, परंतु पार्टियां जो हैं मेहनत नहीं करती। इनके लिए मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये जो तरीका है, आरक्षण दे दिया, इसको सैलरी दे दी, उसको ये दे दिया, उसका ऐसा कर दिया, ये बिना कुछ किए, और ये पार्टियां अपनी जेब से तो कुछ कर नहीं रही। सारा का सारा जो हम जनता का पैसा है उसके माध्यम से, चाहे मुफ्तखोरी चालू कर रखी हो, चाहे किसी को सैलरी दे रहे हो, ये सारा उस ढंग से चल रहा है। तो इसमें आपको बिना मेहनत किए, बिना काम किए, किस ढंग से वोट कबाड़े जाते हैं, किस ढंग से दूसरों के वोट लिए जाते हैं, ये तरीका इन्होंने अपना लिया। और सारी पार्टियां, लगभग सारी पार्टियां यही काम कर रही हैं, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। आप कहीं भी चले जाओ, वो सारा एक वर्ग विशेष को जोड़ लेते हैं अपने साथ, और उसके साथ थोड़े से और लोग मिल जाते हैं और उनका काम चल जाता है। हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसके कारण से समाज में विघटन पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा होती है। और इसलिए हमारा कहना है कि हम सबको समान रूप से, जो भी हमारी नीति बनेगी, समान रूप से उसको लागू करेंगे पूरे सिस्टम के ऊपर, जिससे कि किसी को एक दूसरे के प्रति शिकायत का मौका न मिले। दूसरी चीज, अभी घटना हुई, देखिए आप, मुंडका में घटना हुई, मुंडका में आगजनी हुई और लोग जो हैं बहुत बुरी तरह जल करके मर गए जी, क्योंकि वो
आम आदमी थे, सामान्य लोग थे, इसलिए उनकी आवाज़ कोई ज़्यादा, थोड़ी बहुत चर्चा लोगों ने की होगी, परंतु उसमें कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मरा, कोई पैसे वाला नहीं मरा, सब के सब गरीब थे। और आप कल्पना करो 27 लोग तो जल गए उसमें, और 30 लोग अभी तक लापता हैं, उनका पता नहीं चला कि वो भीतर ही जल गए या क्या हुआ उनका। ठीक है जी, कितनी बुरी तरह जले होंगे, किस ढंग से उनकी मृत्यु हुई होगी, किस कारण से हुआ जी? ये केवल भ्रष्टाचार के कारण से। जो शासन अधिकारी जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके कारण से आम आदमी को अपनी बलि देनी पड़ रही है, उनको जलना पड़ रहा है, और उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। आप जो है, और ऐसी घटना, ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, ऐसी घटनाएं लगातार इस दिल्ली में हो रही हैं। ये राजधानी है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। आप जो है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, एमसीडी है, सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, सारे हैं, और सारे के सारे करप्शन के कारण से कोई काम नहीं कर पाते, न करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी अगर सत्ता में आती है तो किस तरीके से इन समस्याओं से, क्या रोड मैप बनाया, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, यदि भ्रष्टाचार पहला कारण है कि हमें पूरे समाज को घुन की तरह से खोखला कर रहा है, ठीक है जी, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसमें अनेक तरीके हैं। पहला तरीका कि आप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दो। जब टेक्नोलॉजी को बढ़ावा होता है तो भ्रष्टाचार अपने आप कम होने लगता है, पहली चीज। पर बहुत से लोग हैं जो उसका भी तोड़ निकाल लेते हैं, टेक्नोलॉजी में भी भ्रष्टाचार। सुपरविजन, जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि सबको पता है कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। अभी जो ये घटना हुई है, सबको पता है कि फायर ब्रिगेड ने क्या किया होगा, पुलिस वालों ने क्या किया होगा, इंडस्ट्री वालों ने कितने पैसे लिए होंगे, जबकि वहां ये सारा काम चल रहा था। ठीक है, इंडस्ट्री चलती है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, परंतु चल रही है, बिजली मिली हुई है, सारे काम चल रहे, सारे विभागों को पता होता है, परंतु पैसे लेकर के सब की जो जवान है वो बंद हो जाती है। तो ये जो तरीका चल रहा है, इसको बंद करना, भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ी कार्रवाई करना, भ्रष्टाचारी अधिकारी उनके खिलाफ। अब यही जो केस है, इसमें यदि हमारी पार्टी होती, इन सब के खिलाफ हम हत्या का मुकदमा कायम करते। ये ऐसा नहीं है कि केवल दुर्घटना है, ये जानबूझ करके एक प्रकार से, क्योंकि ये ऐसा तो होना ही था। जब आप इस ढंग से अलाउ कर रहे हो तो एक ना एक दिन घटना, और ये घटना निरंतर हो रही है। आप कल्पना करिए, पिछले दिनों मुनीरका में इस ढंग की घटना हुई थी, लोग मर गए जी, क्योंकि गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको थोड़ा पैसा दे दिया। जब भी कभी ऐसी घटना होती है, तुरंत जो है सरकार एक्टिव हो जाती है कि जी हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, इसकी जांच कराएंगे, और जो है उनको 2 लाख रुपए दे दिए, उनको ऐसा कर दिया, एकदम से डाइवर्ट करने का। कुछ लोगों को वो तुरंत सस्पेंड कर देते हैं, किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं कि हमने, अब इस मामले में मकान मालिक को गिरफ्तार करिए। अरे मकान मालिक को क्यों गिरफ्तार करो? पुलिस वाले को, जिन्होंने जो है पैसे लिए हैं, वो फायर ब्रिगेड वाले जिन्होंने पैसे लिए हैं, या दूसरे विभाग, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जी। वो न करके वो एकदम से जनता का अटेंशन डाइवर्ट कर देते, जी हमने पैसा दे दिया, हमने उसको सस्पेंड कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। वो कार्रवाई जो है, और फिर ढर्रा झोंका तो चलता रहता है। देखिए, करोल बाग में एक होटल में आग लगी थी, आपको ध्यान हो, कुछ समय पहले, सर्दी के दिन थे, लोग भीतर जल करके मर गए, वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। ये करोल बाग की हालत है, दिल्ली के बीचों बीच, और वहां तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने का रास्ता नहीं था। ठीक है जी। अब ये व्यवस्थाओं के लिए क्या कोई जिम्मेदार नहीं है क्या? आखिर ये व्यवस्था, आप जितने लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और अरविंद केजरीवाल तक, और जितने सब विदेशों में जाते हैं, सब कुछ देख करके आते हैं, भाई वहाँ देख कर आते हो तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? ठीक है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मुफ्तखोरी, ये करना वो करना, जिससे कि वोट मिलते रहे, वो काम करते हैं। तो
राष्ट्रीय निर्माण पार्टी और पार्टियों से हटकर काम करेगी, आपका कहना यह है। अभी हाल ही में जो देश में मुद्दे गरमाए हुए हैं, आप जान ही रहे होंगे, वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद में, अभी इस पर क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जैसे कि पीछे अभी लाउड स्पीकर का मामला चल रहा था, अभी नया ये ज्ञान व्यापी मस्जिद का चल रहा है। देखिए, देश में चाहे वो लाउड स्पीकर का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, ये ऐसे मुद्दे हैं कि हमें तरीके से उनका एक समाधान ढूंढना चाहिए, बिना समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा किए हुए। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि यदि एक बार संघर्ष पैदा होता है, हमने अभी पिछले दिनों देखा ये दंगे हुए, कहीं पर भी जहां कहीं दंगे हुए, 7 स्टेट्स में कम से कम दंगे हुए, कहीं पर भी कोई सरकार उन दंगों को रोक नहीं पाई, कहीं पर भी हमें पुलिस एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं दी। हमने दिल्ली में दंगे देखे, अमित शाह जी यहाँ पर हैं, गृह मंत्री हैं, उनके रहते हुए दंगे हुए थे, कुछ नहीं कर पाए, लोग मारे गए। मतलब आप यदि दंगों को नहीं रोक सकते तो दंगों की भूमिका मत बनाओ, या तो आप में रोकने की क्षमता हो। लोग मरते हैं, पुलिस भागती है, वो कुछ एक्शन ले नहीं पाती है, ऐसी स्थिति देश में पैदा नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो परंतु ये जो ज्ञानवापी का जो मुद्दा आया है, निश्चित रूप से, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिमांड है हिंदू समाज की, और तो उसका निराकरण होना चाहिए। और ये सर्वे के माध्यम से ये पता लग गया, वैसे तो ये सबको पता था, ऐसा नहीं है कि पूरा इतिहास है, सब जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि में वहीं पर क्यों बनाई गई, या काशी में वहीं पर क्यों बनाई गई, ठीक है, तो ये सभी जानते हैं, सबको इस इतिहास का पता है। परंतु ठीक है, सर्वे के माध्यम से वो बातें और फोकस में आ गई हैं, तो निश्चित रूप से उसका समाधान निकलना चाहिए। और ये जो स्थान है वो हिंदुओं को मिलने चाहिए। वैसे तो ये मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि वो इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वो जो है अपना क्लेम छोड़े, जैसे कि अयोध्या में हुआ, इसी ढंग से यहाँ पर भी हो। परंतु यदि क्लेम नहीं छोड़ते हैं तो न्यायालय के माध्यम से उसका समाधान होना चाहिए, और न्यायालय को प्रोएक्टिव रोल जो है अदा करना चाहिए। परंतु जो इसको लेकर के संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दोनों समुदायों के बीच में जो टकराहट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इससे बचा जाना चाहिए। क्योंकि स्थिति ये है कि जब भी दंगे होते हैं, लोग मारे जाते हैं, और सरकारें जो हैं वो केवल एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करती रहती हैं, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करती रहती हैं। आपने देखा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो राजस्थान में, चाहे बीजेपी की सरकार हो मध्य प्रदेश में, चाहे हेमंत की सरकार हो झारखंड में, ममता बनर्जी की सरकार हो वेस्ट बंगाल में, जहां कहीं भी दंगे हुए हैं, और दिल्ली में भी हमने दंगा देखा, कहीं पर भी पुलिस जो है सही ढंग से उन दंगों को नहीं रोक पाई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाई, और इसमें लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, विशेष रूप से हिंदू समाज को। जो लोग आपको देख रहे हैं डॉक्टर साहब, चलते चलते उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, देखिए, एक अलग ढंग की पार्टी है, एक अलग ढंग की विचारधारा को लेकर के आपके सामने आई है। हमारा जो नारा है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। उन्नति का मतलब विकास नहीं होता, उन्नति मतलब शारीरिक विकास, शारीरिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति, और उसके साथ भौतिक उन्नति। जो विकास की जब हम बात करते हैं तो वो केवल भौतिक उन्नति की बात करते हैं वो। तो यहाँ जो है पूरे समाज का इस ढंग से विकास। दूसरी चीज़ जो हमारी पार्टी का जो फोकस है, वो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत समय से हमारा देश गुलाम रहा, मुगल शासक रहे, इस्लामी शासक रहे, अंग्रेज आए, तो
व्यवस्थाएं हमारी बिगड़ गई और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कहीं खत्म हो गई। उस शिक्षा व्यवस्था को, जिसमें हमारे संस्कार हैं, हमारे जीवन मूल्य हैं और हमारा जो चिंतन है, उसको जो है शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। तो उस ढंग से हम काम करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार हमारा प्रमुख मुद्दा है। भ्रष्टाचार को खत्म करना वो हमारा प्रमुख इशू है। जिस ढंग से एमएलएज, एमपीज, उनको जो पेंशन की व्यवस्था की हुई है कि जितने जो पेंशन लेते जाते हैं, अभी हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी आए, पहले कहते थे जी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जैसी सत्ता में आए उन्होंने 400 गुना अपनी जो सैलरी जो है वो बढ़ा दी और एकदम से जो है वो अपना, तो ये जो तौर तरीके हैं उसको हमें खत्म करना है। भ्रष्टाचार चाहे एमपी एमएलएज के द्वारा हो, चाहे मिनिस्टर्स के द्वारा हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के द्वारा हो, सब पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जो अपराधी हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, वो जीत रहे हैं, तो उनको रोकना ये हमारी पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य है। और सबको रोजगार, सबको व्यवसाय करने की छूट, तो ये जो है आर्थिक रूप में हम काम करना चाहते हैं। तो हमारा जो मुद्दा है वो राष्ट्रहित सर्वोपरि, कि राष्ट्र का हित जो है वो सबसे ऊपर है हमारे लिए। राष्ट्रहित के साथ हम समझौता नहीं करना चाहेंगे और ऐसे साथी जो राष्ट्रहित के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, उनका मैं आह्वान करना चाहूँगा कि एक पार्टी एक नए विचारों को लेकर के आपके सामने खड़ी है, अलग मुद्दे लेकर के आपके सामने खड़ी है, और इसमें जितने लोग हैं, एक विशेषता पार्टी की, जितने लोग हैं वो सभी समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए, जो संस्थापक हैं वो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे सभी साथी समाज सेवा के क्षेत्र में काम करें, तो हम तो पहले से ही काम कर रहे हैं। हाँ, यदि सत्ता प्राप्त होती है तो उस काम को, जो काम हम कर रहे हैं समाज के लिए, उसको और तेज गति के साथ हम कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मैं सभी का आह्वान करना चाहता हूँ, जो भी नौजवान हैं, जो भी साथी हैं, जो भी माताएं बहनें हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरा मैसेज जा रहा है, वो यदि इस व्यवस्था परिवर्तन के सहभागी बनना चाहते हैं, नया इतिहास लिखना चाहते हैं, तो पार्टी के साथ जुड़ें, अपने सपनों को पूरा करें। हमारे जो देशभक्त, राष्ट्रभक्त, जो कि देश के लिए बलिदान हो गए, वो बलिदानी, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे सरदार भगत सिंह हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, उनके जो सपने हैं उनको जो पूरा करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ें, और ये अवसर है इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर आनंद कुमार जी, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए, किसी खास मेहमान के साथ। देखना न भूलें फेस टू फेस मीडिया, नई सुबह दिल्ली। मैं हमवीर सिंह।